वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। पश्चिमांचल लाइव की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नोएडा से आपको बड़ी जानकारी दें, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और मोबाइल लूट की घटनाओं में, वारदातों में ये शामिल था और पुलिस ने बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताएं कि बदमाश के पास से 5 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की गई है। तो पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कई घटनाओं को अंजाम दे चुके अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार तो किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ बदमाश के पास से पुलिस को 5 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और स्कूटी भी बरामद हुए हैं। तो नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। थाना सेक्टर 14A के पास ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और मोबाइल लूट की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम दिया करता था ये बदमाश, जिसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बताएं कि बदमाश के पास से बरामदगी भी हुई है। 5 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और स्कूटी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से 5 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद हुई हैं। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच में सेक्टर 14A के पास मुठभेड़ हुई है। और इस दौरान, मुठभेड़ के दौरान आपको बताएं कि बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था। स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। हमारी टीम से इसके ऊपर नज़र रखी थी। आज अभी हरौला क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। उस समय एक स्कूटी पे एक नौजवान जा रहा था। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया। ये संदिग्ध दिख रहा था। ये पुलिस को देख करके भागा। उसके बाद हम लोगों ने घेराबंदी की। आज ये 14A के नाले पर यहाँ पर घिरा और उसके बाद इसने पुलिस पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें घायल हुआ है। और उसके बाद हम लोग तत्काल इसको हॉस्पिटल भेजा है। इसका नाम फराज है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है और यहाँ पे सेक्टर 39 क्षेत्र में सलारपुर में किराए के मकान पे रहकर और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देता था। विनायक गुप्ता हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। विनायक, ताज़ा अपडेट और जानकारी क्या मिल रही है? क्या कुछ बरामदगी हुई है पुलिस की तरफ से बदमाशों के पास से? जी, आपको बता दूं कि पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। पूरी घटना जो है सेक्टर हरौला के पास मैं जब चेकिंग की जा रही थी, उस दौरान जब इसको रोकने की कोशिश की गई थी तो ये रुका नहीं था और भाग रहा था। तो पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर जो है फायर करना शुरू कर दिया था। जवाबी फायरिंग जब पुलिस की तरफ से की गई तो इसके पैर पे जो है गोली लग गई थी और ये वहीं गिर गया था। वहीं पुलिस के द्वारा जो है इसको जिला अस्पताल भिजवाया गया। पूछताछ में ये मालूम पड़ा है कि दिल्ली NCR के अलग अलग जगहों पर ये मोबाइल लूट और स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। लगातार जो है गौतम बुद्ध नगर में भी स्नैचिंग और मोबाइल लूटने की घटनाएं सामने आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी उस ग्रोह से जुड़ा हुआ था और इसके पास से जो है लूटे गए 5 फोन बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो स्कूटी है वो भी चोरी की है। हाँ। और एक कारतूस और एक तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। फिलहाल जो है पुलिस इनके अन्य जो ग्रुप के और भी सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करने का प्रयास करने में जुटी हुई है और इससे पूछताछ करने में लगी हुई है। गौतम बुद्ध नगर में क्या जो बरामदगी हुई है बदमाशों के पास से, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि ज्यादातर जो सामान था वो चोरी का था, चाहे मोबाइल फोन की बात हो या फिर स्कूटी की, तो क्या जो इनके असल में मालिक थे, स्कूटी मालिक को उनकी जो स्कूटी है वो सौंपी गई है, मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल सौंपे गए हैं? बता दूं कि फिलहाल जो है अभी इनके पास से लूटे गए जो फोन है वो बरामद हुआ है। जो स्कूटी है वो भी चोरी की है। तो अब पुलिस जो है, जो इनका फोन है, उस फोन को जब कोई टेस्ट करेगा तो जब निकल के आएगा तो कोर्ट के द्वारा जो है उनको सपुर्द कर दिया जाएगा, जिनका ये फोन होगा या जिनकी स्कूटी की। फिलहाल जो है ये सारी चीजों को पुलिस ने अपने पास में जब्त कर लिया है और इनके जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी करने का अलग अलग जगह तवीज करने की प्रयास कर रही है। साथ ही साथ बात करें तो इस आरोपी की, तो इसमें नोएडा के अंदर में जो है आधे दर्जन से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज हैं। ये आए दिन जो है लूट और चैन स्नैचिंग के जो मामले निकल के आ रहे थे, तो इसको पकड़ने से ये है कि जो अब मामले हैं जो गिरफ्तार पड़ रहे थे चैन स्नैचिंग और मोबाइल की, अब वो कम होंगे। साथ ही साथ तो इनके गिरह है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। यानी विनायक, जो बदमाश के और साथी हैं, ऐसा हो सकता है कि पूरी गैंग हो और पूरे साथी जो हैं वो इस तरह की वारदातों में संलिप्त रहे हों और ऐसे में धरपकड़ की कवायद जो है वो पुलिस की तरफ से जारी है।
आगे कार्रवाई की जा रही है? जी, लगातार जो है पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ करी है। इसके पास से कुछ अन्य लोगों के नाम भी निकल के सामने आए, तो पुलिस अब उन जगहों पर जाकर के दबिश देगी और साथ ही साथ जो इनके गिरोह है जो अलग अलग जगहों पर चैन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, कहीं ना कहीं अब उसको पकड़ लिया जाएगा। तो एक बड़ी जो कामयाबी है वो पुलिस के हाथ में लगी हुई है। जल्द ही और अन्य लोगों को भी पकड़ के पुलिस गिरफ्तार करेगी। ठीक विनायक, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। सहारनपुर से बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताएं, खनन माफिया हाजी इकबाल का बेटा गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तारी हुई है। आरोपी पर गैंगस्टर समेत कई मामले दर्ज हैं। हाजी इकबाल और उसके भाई की तलाश अभी भी जारी है। तो आरोपी पर गैंगस्टर समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। बड़ी जानकारी सहारनपुर से मिल रही है, वो आपको बताने, खनन माफिया हाजी इकबाल का बेटा गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के लाजपत नगर से दरअसल ये गिरफ्तारी हुई है और आरोपी पर पहले से ही कई धाराओं में संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट समेत कई मामले आरोपी पर पहले से ही दर्ज हैं। आपको ये भी बताएं कि हाजी इकबाल का बेटा अभी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन हाजी इकबाल और उसके भाई की तलाश अभी पुलिस कर रही है। तो दिल्ली के लाजपत नगर से हाजी इकबाल के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी बेटे पर गैंगस्टर समेत कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। हाली इकबाल और उसके भाई की तलाश लगातार जारी है। जिन लोगों ने हाजी इकबाल और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हुए थे, वादी पीड़ित लोगों को भी धमकाने के 2-3 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा पूर्व में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे लिखे हुए हैं, विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तो उसकी लाजपत नगर दिल्ली से क्राइम ब्रांच एवं मिर्ज़ापुर पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से गिरफ्तारी की गई है। बाकी हम इंटरोगेशन में इससे और पूछेंगे वेयर अबाउट्स के बारे में, गैंग मेंबर्स के बारे में, और जो इनकी बेनामी संपत्ति है और जो शेल कंपनीज़ हैं उसके बारे में डिटेल्स भी हम लोगों द्वारा ली जा रही है, जो आगे हमारे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगी। जिन लोगों ने हाजी इकबाल और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखाए हुए थे, वादी पीड़ित लोगों को भी धमकाने के 2-3 प्रकरण सामने आए थे, जिसमें पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा पूर्व में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे लिखे हुए हैं, विस्तृत आपराधिक इतिहास है। तो उसकी लाजपत नगर दिल्ली। तो आरोपी पर गैंगस्टर समेत कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। हाजी इकबाल और उसके भाई की तलाश लगातार पुलिस को है। और आपको बताएं कि खनन माफिया हाजी इकबाल का बेटा अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन हाजी इकबाल और उसके भाई की धरपकड़ के लिए लगातार पुलिस कवायद कर रही है। लगातार जो तलाशी है वो की जा रही है। और वही केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में डासना मुख्य मार्ग से अस्पताल मार्ग के चौड़ीकरण और शहरीकरण के कार्य का शिलान्यास किया। दरअसल ये मार्ग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से डासना काली मंदिर को सीधे जोड़ता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.5 किलोमीटर है और इस सड़क की लागत तकरीबन 1453.93 लाख की है। ये कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरा कराया जाएगा और इस खास मौके पर गाजियाबाद से सीटीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक एवं बीजेपी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान ये कहा कि भारत सरकार नेशनल हाईवे के साथ साथ जिला स्तर पर भी छोटे छोटे कस्बों के मार्गों को लेकर भी उतनी ही गंभीर और सतर्क है, ताकि समाज के जो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं उन तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मेन हाईवे से निकलकर देवी मंदिर और सीएचसी की तरफ जाता है। इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, बारिश के अंदर पानी भर जाता है। तो काफ़ी लोगों की तरफ से इसके बारे में डिमांड थी, तो ये आज इसका शिलान्यास हो गया है। इस पर जल्दी काम शुरू हो जाएगा और नाले के साथ काम होगा ताकि पानी ना जमे, जल की निकासी भी होती है। रामपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किया।
और आपको ये भी बताएं कि मुख्तार अब्बास नकवी और स्वतंत्र देव सिंह ने अमृत सरोवर में नौका विहार का भी आनंद लिया और साथ ही नाव में बैठकर उन्होंने सरोवर का चक्कर भी लगाया और उसके बाद वहां ठेले पर जलपान भी किया। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र देव सिंह ने इस दौरान ये भी कहा कि मुख्तार अब्बास नकवी का प्रयास, यहाँ के हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के हमारे समाज के लोगों ने इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। वहीं दूसरी ओर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जो प्रेरणा और जो संकल्प था, मार्गदर्शन था, वो आखिरकार साकार हुआ है और ये अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण का रक्षा करेगा और वहीं दूसरी तरफ जल संरक्षण का काम भी करेगा। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बताएं कि स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र भी ये होगा और उत्तर प्रदेश में जो जल शक्ति मंत्रालय है, स्वतंत्र देव हर जिले में इस दिशा में युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने देश के पहले अमृत सरोवर का शुभारंभ पटवई रामपुर में किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और योगी आदित्यनाथ जी का जो प्रेरणा और संकल्प था और मार्गदर्शन था, वो साकार हुआ है। ये अमृत सरोवर जहां एक तरफ पर्यावरण की रक्षा करेगा, जल संरक्षण का काम करेगा, वहीं स्थानीय लोगों के आकर्षण का भी केंद्र होगा। ये आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी का प्रयास, यहाँ के हमारे अधिकारियों का प्रयास, यहाँ के समाज के लोग लग कर इस कूड़े के ढेर को हटाया और एक अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया। आज आदरणीय मोदी जी का सपना और एक देश का प्रधान सेवक पटवाई गांव के लोगों को मन की बात में पटवाई के सभी लोगों को, अधिकारियों को, आदरणीय नकवी जी को और यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधायक जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के अधिकारियों को, जन सामान्य लोगों को अभिनंदन दिया, बधाई दिया। हापुड़ में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान मंत्री संदीप सिंह के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको ये भी बताएं कि जिलाधिकारी मेघा रूपम समेत आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मंत्री संदीप सिंह ने मौके पर बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की जाँच की और बच्चों से परेशानियों के बारे में भी जानकारी हासिल की। वहीं दूसरी ओर संदीप सिंह ने इस दौरान ये भी बताया कि हापुड़ क्षेत्र के गाँव सबली में प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान हमने बच्चों से बातचीत की। बच्चों को यहाँ पर अच्छा वातावरण मिल रहा है, पढ़ाई का कार्य अच्छे तरीके से कराया जा रहा है और सभी प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर दुरुस्त और सही हैं। बच्चों को जो मिड डे मील का भोजन दिया जाता है और जो कराया जाता है उसे चेक किया गया है। वहीं संदीप सिंह ने यह भी कहा कि इस तरह से औचक निरीक्षण समय समय पर होते ही रहेंगे, किसी भी तरह की लापरवाही या फिर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारा विभाग बेहतर कार्य कर रहा है। प्राथमिक विद्यालय में हम आकर के निरीक्षण किया है और सभी बच्चों से जाकर के यहाँ पे हम सब लोग मिले। बच्चों को बहुत अच्छा स्कूल में वातावरण मिल रहा है। मैंने आकर के देखा कि पठन पाठन का कार्य अच्छे से कराया जा रहा है। सभी तरह की स्थितियाँ यहाँ ठीक हैं। बच्चों को मध्याह्न भोजन में भी जो मिड डे मील के माध्यम से खाना मिलता है उसकी भी क्वालिटी अच्छी है। मैंने स्वयं उसको आज जो खाना था चेक करके देखा है। सारी चीज़ें विद्यालय में अच्छी पाई गई हैं। एक केवल यहाँ पे समस्या थी शौचालय और टॉयलेट को लेकर के, जो मैंने यहाँ पे आकर के देखा कि टॉयलेट एक इस्तेमाल में नहीं है, बाकी पीछे जो टॉयलेट है वो इस्तेमाल में है। उसको निर्देशित कर दिया गया है कि ये जो टॉयलेट है इसको भी इस्तेमाल में लेकर के आया जाए। साफ़ सफाई पूरे स्कूल में वैसे ठीक है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सही पाई गई। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। ग्रेटर नोएडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने ग्रामीणों से बातचीत की और इसी दौरान बिजली की समस्याओं को लेकर मंत्री ने ये कहा कि जल्द ही समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही तोमर ने यह भी कहा कि प्रदेश में योगी सरकार है, गुंडे माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है।
बागपत की बड़ौत कोतवाली पुलिस ने शराब माफिया राजीव चरण की 38 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। दरअसल इंस्पेक्टर बड़ौत MS गिल भारी पुलिस बल के साथ बावली गांव पहुंचे और यहां पर कुख्यात शराब माफिया राजीव चरण के 2 मकान और कृषि भूमि को कुर्क कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि शराब माफिया राजीव चरण पर 23 से ज्यादा संगीन धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर और शराब तस्करी जैसे संगीन मुकदमे शामिल हैं। आज पुलिस ने शराब माफिया पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम संपत्तियों को कुर्क करने का कार्य किया। जिलाधिकारी बागपत के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का मानना ये भी है कि शराब माफिया ने अवैध कामों के माध्यम से अर्जित धन का इस्तेमाल कर इस संपत्ति को बनाया है और फिलहाल SDM और CO बड़ौत को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासन नियुक्त कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि CO ने इस दौरान ये बताया कि शातिर बदमाश पर 23 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और आगे भी शराब माफियाओं और अन्य गिरोहबंद बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। कुर्की की कार्रवाई के बाद पुलिस ने गांव में ढोल बजवाकर कुर्की की मुनादी करवाई। बागपत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर तथा शराब माफिया राजीव चरण सिंह, जो कि बावली गांव थाना बड़ौत का रहने वाला है, उसकी संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 38 लाख रुपए है, उसको 14(1) के तहत अटैच किया है। इस संपत्ति में उसके मकान तथा एग्रीकल्चर लैंड शामिल है। बागपत पुलिस ने पिछले 6 महीने में 24 कुख्यात गैंगस्टर एवं माफिया की करोड़ों की संपत्ति अटैच की है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर एक सोसाइटी में लोगों पर हमला करने की कोशिश के मामले में पुलिस ने बिल्डर समेत 5 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर द्वारा जनरेटर के पावर बैकअप की दर बढ़ाने को लेकर एक बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान बिल्डर के कुछ बाउंसर मौके पर पहुंचे और लोगों को लोहे की रॉड से हमला करने की कोशिश करने लगे। आपको ये भी बताएं कि सोसाइटी के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करती है। मेरठ में दरअसल लगने वाला ऐतिहासिक नौचंदी का मेला धीरे धीरे अपने चरम की तरफ बढ़ने लगा है। कोरोना काल में 2 साल तक नौचंदी का मेला बंद रहा। पहली बार ऐतिहासिक नौचंदी का मेला, इसमें शिक्षा विभाग ने भी अपनी सहभागिता दी है। नारी सशक्तिकरण, शिक्षा के प्रति जागरूकता, भ्रूण हत्या और आधी आबादी कहीं जाने वाली नारी का समाज में महत्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर नौचंदी मेला परिसर में स्थित पटेल मंडप है, जिसमें नुक्कड़ नाटक, जागरूकता कार्यक्रम और कविताओं के माध्यम से दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको ये भी बताते चले कि मेरठ के प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में अपना किरदार निभाकर भागीदारी दी है। अमरोहा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर हसनपुर थाना क्षेत्र में अवैध कारतूस प्रकरण में गिरफ्तार किए गए गन हाउस स्वामी के बेटे और 25,000 रुपए के इनामी प्रतीक सक्सेना को जेल जाने के बाद फिरोजाबाद की GRP की टीम हसनपुर पहुंची, जहां उसकी कार को कब्जे में लेकर अपने साथ ले लिया। बताते चले कि 22 अप्रैल की सुबह फिरोजाबाद के टुंडला में रेलवे स्टेशन पर चेकिंग अभियान के दौरान GRP ने 2 लोगों को पकड़ा था। उनके पास से करीब 700 से ज्यादा अवैध कारतूस बरामद किए गए थे। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कारतूस अमरोहा जनपद के हसनपुर में खरीदे जाने की बात भी स्वीकारी थी। आगरा पुलिस अधीक्षक रेलवे मोहम्मद मुश्ताक से इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने कस्बे के मोहल्ला कायस्थान स्थित हरदयाल सिंह एंड सन्स के स्वामी सुशील चंद्र सक्सेना को हिरासत में लिया और फिर उसके बेटे प्रतीक सक्सेना को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद फिरोजाबाद GRP की टीम आरोपी प्रतीक को अपने साथ ले गई थी और वहां से जेल भेजा था। अमरोहा पुलिस द्वारा जो आरोपी था प्रतीक सक्सेना, उसको गिरफ्तार किया गया था और टुंडला GRP की टीम को उसको सौंपा गया था, जिन्होंने उसे पूछताछ के उपरांत जेल भेज दिया। इसी संबंध में CO हसनपुर और SDM हसनपुर द्वारा संयुक्त रूप से उस लाइसेंस की दुकान की जांच की गई और जांच में भारी अनियमितता प्रकाश में आई और पूछताछ और जांच में ये भी प्रकाश में आया कि जो ये लाइसेंस की दुकान थी
असलहे की इसके मालिक द्वारा और इनके बेटे द्वारा अपने दुकान के नाम पे जनपद मेरठ, अलीगढ़ आदि से कई दुकानों से भारी मात्रा में कारतूस खरीदे गए थे और वो कारतूस यहाँ अपने लाइसेंस शुदा दुकान में एंट्री ना करके बाहर उसको इस तरह के अपराधियों को सप्लाई कर दिया गया। गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है, जहां पर गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल भी हो रहे हैं। वहीं पुलिस वीडियो बनाने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाकर सबक सिखाने का कार्य कर रही है। आपको ये भी बताते चले कि गाजियाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए एक दारोगा भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दारोगा पर भी 14,000 रुपये का चालान काटा है और दारोगा का बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। रामानंद कुशवाहा ने इस दौरान ये बताया कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो आम जनता हो चाहे फिर वो पुलिस हो, चाहे जो भी नियमों हो सभी को उसका उल्लंघन करना चाहिए और जो भी उल्लंघन करेगा आपको बताएं कि नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी और कहा कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर चालान की राशि दोगुनी की जाती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर कानून और नियमों दोनों को पालन कराने की जिम्मेदारी होती है और इसीलिए इन पर जुर्माने की राशि दोगुनी रखी गई है। वहीं एसपी ट्रैफिक ने भी लोगों से अपील की है कि वो नियमों का पालन करें। दो पुलिसकर्मी एक बाइक पे जा रहे थे, निरीक्षक थे, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था, इस पर उनके चालान की गई है 14,000 की और भी उनके कई पेपर जो नहीं कंप्लीट थे, कुल मिलाकर उनके 14,000 का चालान किया गया है। मेरा संदेश है कि जो कानून सबके लिए है, ट्रैफिक नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी सबको है और सबसे इसमें विशेष रूप से पुलिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको इन्फोर्समेंट एजेंसी हमको इसको इन्फोर्स कराना है, तो हमको दूसरे का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमको उस ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और इसमें एक भी प्रावधान है कि ट्रैफिक पुलिस अगर पुलिस इसका उल्लंघन करती है तो उन पर जुर्माना डबल है। और वहीं गाजियाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस पुराने वाहनों को लेकर एक अभियान चला रही है, जिसमें पुराने वाहन खरीदने वालों ग्राहकों को जागरूक भी लगातार किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पुराना वाहन खरीदने से पहले अच्छी तरीके से उसकी जांच पड़ताल कर ले कि वो चोरी का तो नहीं है। विशेष तौर पर से 2 पहिया वाहन चोरों द्वारा ग्राम देहात क्षेत्र में और लोगों को बेच दिए जाते हैं और देहात के लोग भी सस्ते वाहन के चक्कर में बिना पड़ताल के वाहन खरीद लेते हैं। जब पुलिस चोरी के वाहन को ट्रेस करती है तब उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे बेचने के लिए वाहन बेचने वाले से पर्ची बनवा ले, जिसमें वाहन बेचने वाले की डिटेल दर्ज हो और यदि संभव हो सके तो आरटीओ से भी इसकी पड़ताल करा ले। जो भी वाहन चोर हैं, गाड़ियां चोरी करते हैं, वो इस तरीके से भूले भाई लोगों को गांव वगैरह में सस्ते दामों पे एक लालच देके वो गाड़ियां बेच देते हैं और जब कभी पुलिस के द्वारा गाड़ी ट्रेस होती है तो वो व्यक्ति जिसने वाहन खरीदा है वो परेशान होता है। तो इसके संबंध में एक निर्देश में प्राप्त हुए थे कि जागरूकता अभियान चलाया जाए ताकि लोगों को ये बताया जाए कि जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो जिससे भी खरीदें उसको उससे एक बिक्री पर्ची टाइप में एक रसीद ले लें, ताकि अगर कभी इस तरह की कोई बात सामने आती है वाहन चोरी का है तो जिस व्यक्ति ने बेचा है उसको ट्रेस किया जा सके। और वहीं सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर के सख्त निर्देशों के चलते अपराधियों की धरपकड़ का अभियान लगातार जारी है और इसी के तहत बड़गांव पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष और एसओजी के साथ एक खाली पड़े भट्टे पर छापेमारी की गई तो वहां पर अवैध असलहा फैक्ट्री चलाते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ये भी बताएं कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि वो सुनसान जगहों पर अवैध असलहे निर्मित करता था और साथ ही साथ उसका बेटा भी उसके साथ इस काम में शामिल था, लेकिन उसका बेटा मौके से फरार हो गया। आरोपी के पास से 10 तमंचे, 5 मस्कट और 14 जिंदा कारतूस समेत 11 अर्ध निर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। थाना बड़गांव क्षेत्र में एक अभियुक्त को आर्म्स फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुल 21 बने व अर्ध बने तमंचे और मस्कट बड़े वाले तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो तमंचे बनाने के उपकरण हैं तमाम, नाल, ट्रिगर, ये सारी चीज़ें भी बरामद हुई हैं पुलिस के द्वारा। ये बड़गांव पुलिस और क्राइम ब्रांच पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। इसमें टीम को 25,000 रुपये का रिवॉर्ड मेरी तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, इनसे पूछताछ की जा रही है।
ये जंगल में थाना बड़गांव क्षेत्र के अंतर्गत सुनसान इलाके में अपनी फैक्ट्री इसने बना रखी थी और इसके अलावा ये देवबंद और उसके आसपास, देवबंद, बड़गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करते थे। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।